स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो गाइज़ ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इंडियन पॉलिटी का मैं लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा संविधान सभा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों संविधान सभा के बारे में। जो हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर रहेगा अर्थात चैप्टर 1 रहेगा, ठीक है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा संविधान सभा, ठीक है। सो गाइज, आपको मैं एक निर्देश दे देना चाहता हूँ इस वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग कि आपको क्या करना है कि पेन और पेपर लेकर के बैठना है और जितना मैं डिस्कस करूँगा, जितना कंटेंट आपको डिलीवर करूँगा, आपको उसी फॉर्मेट में नोट डाउन करते रहना है, जिससे कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। सो मेरा नाम है सरफराज अंसारी और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको जैसे कि पता होगा कि भारत 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी करा है, उससे पहले मुग़लों की गुलामी करा है। तो 200 साल जब अंग्रेज़ हमारे देश में राज किए, तो भारत का हर नागरिक ये चाहता था कि भारत देश आज़ाद हो, ठीक है। बट देश आज़ाद हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन देश को चलाने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो भारत के जो बड़े नेता थे, जो बड़े भारत के जिसमें भारत को आज़ाद कराने में जिन लोगों का योगदान रहा, उनके बीच एक भावना ये भी थी कि देश की आज़ादी के साथ साथ हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अपना होना चाहिए। मतलब आज़ाद देश तो ठीक है, लेकिन आज़ाद देश के साथ हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, जिससे कि हम अपने देश को चला सकें, गवर्न कर सकें, ठीक है। सो बच्चों, चलिए हम लोग बात करेंगे कि संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, वो उसके फीचर्स क्या थे और उसका गठन बेसिकली कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के सामने संविधान सभा का डिमांड किए कि भारत का भी एक संविधान बनना चाहिए, जिसके लिए संविधान सभा का डिमांड किया गया। सो बच्चों, सबसे पहले 1934 में बात करते हैं एम एन रॉय, ठीक है। एम एन रॉय जी जो डिमांड करते हैं भारत के संविधान के लिए, ठीक है। ये एक वामपंथी नेता थे, वामपंथी नेता, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत के संविधान सभा के मांग करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे, हालांकि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी भी अनऑफिशियल मांग कर चुके थे, बट ये ऑफिशियल मांग था अंग्रेजों के सामने, ठीक है। 1935 में इस मांग को और मजबूती लाने के लिए संविधान सभा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो आधिकारिक मांग करती है अंग्रेजों के सामने कि हमारे देश के लिए एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान को निर्मित करने के लिए एक हमें संविधान सभा का गठन चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1934 एंड 1935, ठीक है। गाइज, आप पेन और पेपर लेकर के एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक है। हालांकि हम एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि जब आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे अपने हाथों से, तो उसका एक अलग फ़ायदा है। और नोट्स इसलिए ज़रूरी होता है कि लास्ट दिनों में जब आपका एग्ज़ाम करीब होता है, तो आप उसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो 1934 और 1935 में हमने ये समझ लिया, ठीक है। 1938 अर्थात 1938 में बच्चों, ये बात ध्यान रखने वाली है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा वयस्क मताधिकार पर मांग की जाती है। वयस्क मताधिकार से ये तात्पर्य है कि बेसिकली जो उसमें लोगों का चयन हो, वो इलेक्ट होकर के आए, ठीक है, मतलब उनका चुनाव हो बेसिकली, ठीक है। तो ये डिमांड अंग्रेजों के सामने नेहरू जी प्रपोजल रखते हैं और इनके डिमांड को मान लिया जाता है बेसिकली।
इनके डिमांड को स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, और इसी को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में माना जाता है और इस प्रस्ताव को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि नेहरू जी की जो डिमांड थी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बने और उसमें वे लोग शामिल हो जो बेसिकली चुन करके आए हैं, लोगों द्वारा चुन करके आए और संविधान सभा का सदस्य बने, ठीक है। तो इनके डिमांड को 1940 में मान लिया जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, इतिहास की कुछ इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स आपको दिखाने वाले हैं हम इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में। जो भी इतिहास के इम्पॉर्टेंट इमेज हैं वो हम अपने स्लाइड में इंक्लूड करते जाएंगे, और आपको पॉलिटी पढ़ने में स्टूडेंट मेरी पूरी गारंटी है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले भी हैं, ठीक है। सो गाइज ये ध्यान रखेंगे, 1940 अगस्त में इनके डिमांड को मान लिया जाता है और उसे ही कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। सो फर्स्ट स्लाइड से हमें चार बातें याद रखना है। फर्स्ट बात ये कि 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ, 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है, राइट, सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड की जाती है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक मांग करता है, ऑफिशियल मतलब डिमांड होता है भारत के संविधान के लिए। और 1938 में नेहरू जी कहते हैं कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए, और इनकी इस बात को अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज हुकूमत के द्वारा मान लिया जाता है, जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। चूँकि अगस्त 1940 में माना जाता है तो इसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव का सन 1940, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चों कि किस प्रकार अब ये तो अंग्रेज ये डिमांड मांग चुके हैं कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना आवश्यक है जो भारत के संविधान को बनाए। बेसिकली एक लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा का गठन इसीलिए हो रहा था कि ये भारत के संविधान का निर्माण कर पाए, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। संविधान सभा की गठन के पहल में अंग्रेज हुकूमत द्वारा ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। याद रखेंगे क्रिप्स मिशन 1942, ये सवाल बनता है कि क्रिप्स मिशन किससे संबंधित है या क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है, ठीक है, और जिसके हेड लीडर होते हैं बेसिकली स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। या आप उनका इमेज देख सकते हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत में आते हैं 1942 में, इसीलिए इसका मिशन क्रिप्स मिशन कहा जाता है, ठीक है। जो संविधान सभा बनाने के लिए भारत में इनका आगमन होता है। अब इस मिशन का उद्देश्य था भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना। बट एक प्रॉब्लम होती है बच्चों कि जैसे ही क्रिप्स मिशन 1942 में अर्थात 1942 में भारत में आता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि मुस्लिम लीग के द्वारा इस मिशन का बहिष्कार किया जाता है, राइट। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ बहिष्कार क्यों होता है। मुस्लिम लीग का डिमांड ये होता है कि हम भारत के साथ एक संविधान नहीं बनेगा, मतलब सीधी सी बात यह है कि वो अलग संविधान, अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, दो स्वायत्त हिस्सों की मांग, मतलब उनके लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बने, ये डिमांड करते हैं मुस्लिम लीग के सदस्य। क्रिप्स मिशन के सामने ये प्रपोजल रखते हैं। क्रिप्स मिशन अर्थात सर स्टेफर्ड क्रिप्स इन बातों को सीधे तरह से खारिज कर देते हैं और यह मिशन भारत में फेल हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप, क्रिप्स मिशन भारत में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद आता है भारत में कैबिनेट मिशन। ये याद रखेंगे बच्चों, कैबिनेट मिशन 1946 में। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है 4 साल के बाद, क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन जो संविधान सभा के निर्माण के लिए भारत में आया था वह पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड करता है कि उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ठीक है। दो स्वायत्त हिस्सों की मांग करता है जो ये मिशन अर्थात क्रिप्स मिशन स्वीकार नहीं करता है, ठीक है ना। ये पॉइंट अब याद रखेंगे। उसके बाद आपका 1946 में कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में
और ये सवाल बच्चों पूछा जाता है कि भारत का संविधान सभा किस मिशन के तहत गठित किया गया। तो आप याद रखेंगे कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। आइए इसके फीचर्स समझने का प्रयास करते हैं। ये जो संविधान सभा है ना बच्चों, ये 3 सदस्यीय कमेटी होती है। 3 सदस्यीय कमेटी अर्थात 3 सदस्य इसमें आते हैं, जिसमें जो क्रिप्स मिशन में आए थे सर स्टफर्ड क्रिप्स, वो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं सर स्टफर्ड क्रिप्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारे अंग्रेज अधिकारी है स्टफर्ड क्रिप्स, ये मोहम्मद अली जिन्ना और ये जवाहरलाल नेहरू। इतिहास की बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ठीक है, जो गवाह हैं हमारे संविधान सभा के निर्माण के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के। ठीक है, तो सर स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन के तहत भारत में आता है। अब एक सवाल है यहाँ पे, इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? इस सवाल का जवाब मैं अभी दूंगा नहीं। इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ठीक है, कि कैबिनेट मिशन को बेसिकली इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका जवाब आप तुरंत कमेंट बॉक्स में दें अगर आपको पता हो तो, नहीं तो ढूंढ के दें। ठीक है, सो यहाँ से याद रखना है बच्चों कि 3 सदस्य होते हैं, जिसके हेड होते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं, बेसिकली जिसके अध्यक्ष होते हैं आपके सर स्टफर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग भारत में आते हैं और भारत के संविधान सभा का गठन करते हैं। यहाँ भी मुस्लिम लीग संविधान सभा में बेसिकली संविधान सभा अलग बनाने की डिमांड करता है, बट किसी न किसी तरीके से कैबिनेट मिशन उनको मनाने में समर्थ हो जाता है, जिससे कि वो मान जाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात आगे बढ़ाई जाती है। ठीक है ना। सो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अगला स्लाइड है हमारा बच्चों संविधान सभा का गठन। अभी यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार 2 भारत में मिशन आती हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन एंड क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन। ये 2 मिशन भारत में इसीलिए आती हैं कि ताकि भारत के संविधान का निर्माण हो सके, भारत की संविधान सभा का निर्माण हो सके। ध्यान दीजिएगा, अभी इस मिशन के तहत संविधान का निर्माण नहीं हो रहा है, संविधान निर्माण की एक प्रोसेस का निर्माण हो रहा है, अर्थात संविधान बनाने वालों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अर्थात संविधान सभा का निर्माण हो रहा है बच्चों। ठीक है, ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये 2 मिशन आप याद रखेंगे, इनके जो लीडर्स हैं उनके नाम, इनके ईयर्स आप याद रखेंगे, और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं संविधान सभा का गठन कैसे किया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, और इसको हम लोग बारीकियों समझने वाले हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार, क्योंकि कैबिनेट मिशन फाइनली 1946 में आता है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो संविधान सभा की बात की गई थी उसको ये फाइनली कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और 1946 में ही संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें कुल सदस्य बच्चों ध्यान रखेंगे, जिसमें कुल सदस्य 389 चुने जाते हैं। बेसिकली इसमें चूंकि निर्वाचन भी हुआ है और इन सदस्यों का मनोनयन भी हुआ है। अब ये चीज़ समझने वाली बात है कि निर्वाचन का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो इलेक्शन में जीत के आता हो। जैसे आपको पता होगा कि जो लोकसभा या विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, इसमें बेसिकली जो उम्मीदवार होता है, जो संसद या विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो बाई इलेक्शन जीत के आते हैं। और आपको पता होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। हालांकि हम लोग आगे पार्लियामेंट के चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेना नहीं है, पूरी पॉलिटी को हम लोग ईजी करके ऐसे ही ईजी फॉर्मेट में सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट हम लोग ला पाए, राइट। सो याद रखेंगे इस मिशन के तहत, इस योजना के तहत 389 कुल सदस्यों का चयन होता है। अब एक सवाल उठता है
कि आखिर में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 ही क्यों थी। कोई तो बेसिस होगा, कोई तो आधार होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्लाइड में नीचे आना पड़ेगा। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। ध्यान रखिएगा, 10 लाख लोगों के बीच से एक संविधान सभा के सदस्य को चुना गया था। और यहाँ मैंने बताया आपको निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित का मतलब इलेक्शन के द्वारा आता हो, मनोनीत का मतलब किसी ने इनका मनोनयन किया हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सो ये जो 389 सदस्य थे, इनको दो भागों में चुना गया। ठीक है, दो भागों में। पहला जो हमारा है ब्रिटिश भारत। अब ब्रिटिश भारत का मतलब क्या हुआ कि भारत का वह भूभाग, भारत का वह क्षेत्र जिसपे ब्रिटिशर्स का अधिकार था, जिसपे बेसिकली भारत का वह क्षेत्र जिनमें अंग्रेजों का ज़्यादा अधिकार था, ज़्यादा आधिपत्य था, तो वो कहलाता है बालक ब्रिटिश भारत। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य चुने गए? बेसिकली ब्रिटिश भारत से 296, 296 याद रखेंगे ये फिगर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सवाल इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, सो गाइस समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो ब्रिटिश भारत से जो, अर्थात भारत का वह क्षेत्र जिनमें अंग्रेजों का अधिकार था, जिनमें बेसिकली अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज का सिस्टम गवर्न कर रहा था। और भारत, आपको पता है कि भारत के अधिकांश क्षेत्र पे, मोर देन 80 to 90% क्षेत्र पे, एरियाज़ पे बेसिकली अंग्रेजों का अधिकार था। तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से लिए गए। अब ब्रिटिश भारत का मतलब समझिएगा कि भारत का वह क्षेत्र जिसमें ब्रिटिशर्स अर्थात अंग्रेजों का अधिकार हो। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये समझने वाली बात यह है कि ये जो सदस्य थे इनका निर्वाचन हुआ था, मतलब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके आए थे, ये इलेक्शन में भाग लिए थे, ये जीत करके आए थे, इनका मनोनयन नहीं हुआ था। तो सवाल बनेगा एग्ज़ाम में कि ब्रिटिश भारत से आए हुए सदस्य मनोनीत थे या निर्वाचित थे, तो आप क्या जवाब देंगे? निर्वाचित थे। और उनकी संख्या कितनी थी? तो 296। ये याद रखने वाली बात है बच्चों। ठीक है, देसी रियासत से, यहाँ पे आप देख सकते हैं देसी रियासत, बच्चों देसी रियासत से बेसिकली 93 सदस्य लिए गए। 93 सदस्य, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 लाख जनसंख्या पे एक संविधान सभा का सदस्य का चुनाव होना था, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य चुने गए थे। और आपका देसी रियासत से, देसी रियासत का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। भारत का वह क्षेत्र, भारत का वह भूभाग जिसमें राजाओं का शासन था, भारतीय राजाओं का अधिकार था वहाँ पे। ठीक है, उन्हें बच्चों देसी रियासत कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश भारत का मतलब जिस पे ब्रिटिशर्स का अधिकार था, जिस पे अंग्रेजों का अधिकार था, वह क्षेत्र जिनमें अधिकार अंग्रेजों का था उन्हें ब्रिटिश भारत कहा गया। और वह क्षेत्र जिसमें भारत के राजाओं का अधिकार था, राजा रियासतों का अधिकार था, तो उसे कहा जाता है देसी रियासत। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनकी संख्या 93 थी, ये तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना ही है। बट ये जो सदस्य आए थे ना, ये मनोनीत करके आए गए थे, अर्थात उस रियासत के राजा के पास ये अधिकार था कि या तो खुद संविधान सभा का सदस्य बन जाए या अपने द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को वो मनोनीत करे, अर्थात वो चुने और उनका मनोनयन करके संविधान सभा में भेज दे। सो आप याद रखेंगे जो देसी रियासत के 93 सदस्य थे उनका मनोनयन हुआ था। और उनका मनोनयन किसके द्वारा हुआ था? उसका मनोनयन हुआ था राजा के द्वारा हुआ था, अर्थात राजा के द्वारा जिस व्यक्ति को निर्धारित कर दिया जाएगा वो संविधान सभा के सदस्य में चला जाएगा या संविधान सभा का सदस्य बन जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, ये बस 93 में ही रहेंगे, ये बस 93 में ही रहेंगे, 296 में ये नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि यहाँ पे जो 296 सदस्य हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया, इनको भी दो भागों में बांटा गया। ठीक है, 292 और +4। अब ये क्या गेम है सर? 292 ये वे सदस्य थे बेसिकली जिनमें 11 गवर्नर प्रांत से,
ये भारत की 11 गवर्नर प्रांत से डायरेक्टली 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। अर्थात जिसमें जिस क्षेत्र में 11 गवर्नर प्रांत से ये तात्पर्य है कि वह भारत का क्षेत्र जिसमें अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार था। ठीक है, पूर्ण रूप से अंग्रेजों के पास ये क्षेत्र थे, अधिकार थे। तो इनसे लाए गए 292 सदस्य, ये याद रखने वाला फैक्ट्स है। ठीक है, 292 सदस्य। और बच्चों जो 4 सदस्य लिए गए, जैसे 292 प्लस 4 जोड़ेंगे तो आपका 296 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो 4 सदस्य थे वो मुख्य आयुक्त प्रांत से, अर्थात उन पे भी अंग्रेजों का अधिकार था, बट वो पूर्ण रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं थे। ठीक है, अंग्रेजों का ये क्षेत्र तो था बट पूर्ण रूप से इस पे अधिकार नहीं था। तो इन्हें कहा गया मुख्य आयुक्त प्रांत। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये 4 मुख्य आयुक्त प्रांत है, इनको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि ये कौन कौन है। बेसिकली 4 मुख्य आयुक्त प्रांत। पहला है आपका दिल्ली, ध्यान रखिएगा, जो आज भारत की राजधानी है नई दिल्ली। दूसरा था आपका 4 क्षेत्रों में बलूचिस्तान, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बट ये उस समय की बात हो रही है जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। ये भी ध्यान देने वाली बात है बच्चों। ये नहीं कि सर ये कैसे, भारत का तो ये क्षेत्र नहीं है। बट जिस समय संविधान सभा का गठन हो रहा था, संविधान सभा के सदस्यों का सिलेक्शन हो रहा था, उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था, बेसिकली भारत ही था। सन 47 के बाद भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। ठीक है ना। सो गाइज, दूसरा था आपका बलूचिस्तान। तीसरा आपका था अजमेर मारवाड़, आज का अजमेर शरीफ या अजमेर, आपको पता होगा ये राजस्थान में है। ठीक है, अजमेर ख्वाजा साहब के नाम से, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से फेमस है जगह। ठीक है, सो अजमेर मारवाड़ ये आज का राजस्थान में ये जगह है। ठीक है, आज भी अजमेर नाम है। कुर्ग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दुर्ग नहीं कुर्ग है, तो ये भारत में ये। ठीक है, सो ये 4 थे मुख्य आयुक्त प्रांत, जहाँ से इन 4 मतलब बेसिकली ये जो दोनों आप देख रहे हैं ना, इन सदस्यों का भी निर्वाचन ही हुआ है। ठीक है, ये मनोनयन नहीं हुए हैं। टोटल 296 सदस्य को 2 भागों में बांटा गया, 292 प्लस 4। तो इनका निर्वाचन ही हुआ है, मनोनयन हुआ है 93 सदस्यों का, ये 93। क्लियर है। चलिए, और एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे स्लाइड से कि सर जो 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, क्या मेथड क्या था, किस प्रकार से उनका बेसिकली निर्वाचन हुआ। जैसे आज के समय में आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, ठीक है ना। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से ये तात्पर्य होता है कि जिसमें भारत की जो जनता है वो डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं। जैसे अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है और आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको पूरी गारंटी है कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लिए होंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके घर का कोई भी सदस्य या गाँव का कोई भी सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लिया ही नहीं होगा। इसके पीछे का एक सामान्य सा रीजन है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के सामान्य जनता भाग नहीं लेता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भारत की जनता द्वारा चुने संसद और विधायक होते हैं वो बेसिकली भाग लेते हैं। इसीलिए मैंने इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात कह दिया। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आप कम से कम भाग तो लिए ही नहीं होंगे। आपने, अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप प्रधानमंत्री अर्थात लोकसभा के चुनाव में भाग लिए होंगे, और 2022 में उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो जो विधानसभा का चुनाव था जिसके तहत मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, और उस इलेक्शन में आप भाग लिए होंगे। ठीक है, सो आइए समझते हैं कि ये जो निर्वाचित सदस्य थे, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य, ये बेसिकली किस मेथड से था। इनका मेथड था निर्वाचित करने का एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ठीक है, जो आज के समय में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है इसी मेथड से होता है बच्चों। ठीक है, एकल संक्रमणीय, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे आप। एक बार फटाफट इस स्लाइड को क्विक
रिवाइज कर लेते हैं कि इस स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आपके हर एग्जाम में से 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा में, पहले तो संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत। कुल कितने सदस्य थे? 389। ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296। देसी रियासत से कितने थे? 93। 296 में भी जो 292 थे वो थे 11 गवर्नर प्रांत से, 4 थे मुख्य आयुक्त प्रांत से। चारों की ये लिस्ट है। 10 लाख पर एक सीट का चुनाव हुआ और जो निर्वाचित थे उनका मेथड था एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आप इन स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ आज पढ़ा है या कुछ प्रिपेयर करा है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब 296 सदस्यों का तो बेसिकली निर्वाचन हुआ। अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन 296 सदस्यों में कितने सीट्स किस पार्टी ने जीता, ठीक है। तो बच्चों, अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर, इनका चुनाव होता है, चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है। ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ ले कि संविधान सभा का सदस्य चुनने के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। ओके, 296 थी इनकी संख्या, जो बेसिकली निर्वाचित थे। क्या थे? निर्वाचित। क्लियर है ना? निर्वाचित थे ये। 296 सदस्यों में से 208 वोट मिलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। बच्चों ये ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिलते हैं। ये सवाल पूछा जाता है। 73 सीट्स मिलते हैं बच्चों, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को। ये वही मुस्लिम लीग है जो क्रिप्स मिशन के समय 2 स्वायत्त संविधान सभा की मांग करता है, बट कैबिनेट मिशन के तहत इन्हें मना लिया जाता है और साथ में ही इलेक्शन होता है, जिसमें 73 सीट आते हैं मुस्लिम लीग को और 15 सीट आते हैं बच्चों, 15 सीट आते हैं अदर पार्टी को, अर्थात अन्य पार्टी को। तो ये इलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें लोग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि यहाँ भी सामान्य जन नहीं थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ भी जो 296 सदस्यों का इलेक्शन हुआ उसमें सामान्य जन भाग नहीं लिए थे, ठीक है। उसमें भी कुछ स्पेशल लोग ही भाग लिए थे, ठीक है, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे, 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग एंड 15 अदर पार्टी, ठीक है। और 73 जो 93 थे देशी रियासतों से, उनका मनोनयन हुआ था। बेसिकली मनोनयन का मतलब राजा के प्रमुखों द्वारा चुना गया था या राजा के द्वारा चुना गया था, ठीक है।